हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछली वीडियोस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था कि पहला नियम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का और जीरोथ लॉ क्या होता है। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे और कुछ फार्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे, कुछ फार्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो वो जरूर देख लें। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होते हैं, कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 1 प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम। ठीक है, समतापी प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि तो समतापी प्रक्रम का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी भी सिस्टम का जो है ताप नियत रहे, किसी भी सिस्टम का ताप जो है वो नियत रहे। कहने का मतलब कि द प्रोसेस विच ड्यूरिंग द सिस्टम ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस प्रोसेस के दौरान जो आपका सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा कांस्टेंट। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर हम इसका डी निकालें तो मिलेगा dt = हमको 0 मिलता है। ठीक है, dt बराबर हमको मिलता है 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और अगर हम इसी के साथ रिलेटेड है, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है PV बराबर nRT। आइडियल गैस का इक्वेशन तो यही होता है कि PV बराबर nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT है, जो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है। अगर हम फॉर 1 मोल के लिए लेके चले तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेके चले तो PV बराबर क्या मिलेगा RT, क्योंकि एक रखोगे तो एक ही मिलने वाला, तो PV बराबर मिलेगा हमको RT। ठीक है, तो PV बराबर RT मिला तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा देखो तो ये PV बराबर RT है। अगर हम इसका D निकाल के चले, इस PV का D निकाल के चले, या तो देखो तो T क्या है हमारा कांस्टेंट है ना, T क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर T को कांस्टेंट माने तो हमें क्या मिलने वाला है, इधर देखो तो मिलेगा PV बराबर ये T हमारा कांस्टेंट है तो R इंटू कांस्टेंट है ना, R इंटू कांस्टेंट मिलेगा। और कांस्टेंट और किसी में मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट ही मिलने वाला। तो PV बराबर हमको क्या मिलेगा कांस्टेंट। PV बराबर मिलता है हमको कांस्टेंट। ठीक है, अब इस PV बराबर कांस्टेंट को याद करो तो एक लॉ कहते हैं बॉयल्स का लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम अगर 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉयल का नियम क्या होता है, तो ये होता है कि PV बराबर कांस्टेंट जो है हमारा बॉयल का नियम होता है। मतलब अगर कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो टेम्परेचर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो 0 होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए लेके चले फॉर 1 मोल के लिए तो PV बराबर हमको मिलता है RT। जब PV बराबर RT मिलता है तो यहाँ से सीधा सीधा उठा के आपको रखना है। जब रखोगे तो PV बराबर मिलेगा R इंटू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 0 मिलने वाला है, तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इस पूरे को मान लेते हैं क्या PV बराबर कांस्टेंट, और इस पूरे को कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम। ये तो ये था हमारा पूरा का पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें आइडियल गैस एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और कहीं से कह दिया जाए कि अगर बॉयल का नियम निकालिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस यूज करके बॉयल्स का नियम निकालिए तो आप ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करके बॉयल का नियम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है हमारा उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। जो दूसरा प्रोसेस है उसका नाम क्या है आइसोकोरिक। ठीक है, प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक
प्रक्रम, देखो तो नाम से ही क्लियर है, सम आयतनिक, जैसे सम तापिक था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, वैसे ही सम आयतनिक है, मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सम आयतनिक प्रक्रम में बात करें तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V बराबर क्या मिलेगा हमको, 0। वॉल्यूम क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर इसका D निकाले तो क्या मिलेगा, dV बराबर 0। D निकालने का मतलब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो हमको 0 मिलने वाला, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 मिलता है, और V का डिफरेंशिएशन करोगे तो V मिलेगा, ठीक है। तो dV बराबर हमको क्या मिलेगा, 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसका अगर परिभाषा लिखने के लिए कह दीजिए तो कैसे लिखेंगे, तो which process during the system of volume is remains constant is called isochoric process. Which process during the system of volume is remains constant is called isochoric process. For isochoric process dV is equal to 0 मिलता है, मतलब for isochoric process V is equal to constant, तो dV बराबर 0, ठीक है। ये था isochoric process। और हमने पिछले वीडियोस में कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आज हम उसका यूज करने वाले हैं इसमें, तो कैसे यूज होगा। अब देखो तो ये dV बराबर 0 हो गया। अब हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TD लिखेंगे, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थर्मो। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स का, dQ बराबर du प्लस dW, या तो क्योंकि ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ, dQ बराबर du प्लस dW, और dW बराबर हम लोग बात किए थे कि PdV भी होता है, dW बराबर होता है PdV, ठीक है। और PdV का मतलब अगर ये उठा के यहाँ पे रखो तो dQ बराबर du प्लस PdV, तो कहने का मतलब जो dQ होता है वो du प्लस PdV के इक्वल आता है। अब यहाँ पे देखो तो हमारा dV क्या है, 0 है, उठा के इसमें रखो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, dQ बराबर du प्लस P मल्टीप्लाई 0, क्योंकि dV का मान क्या है, 0 है, तो P में अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मिलेगा dQ बराबर ये du प्लस 0, ठीक है। तो dQ बराबर du है ना, dQ बराबर du मिल गया। तो अब ये dQ बराबर du है क्या, dQ बराबर du है क्या, कहने का मतलब अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में चल रहे हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बाद हमको मिलता क्या है, dQ बराबर du मिलता है। हीट जो है हमारा इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है, हीट जो है हमारा इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है, ठीक है। तो dQ बराबर du, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि dQ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने dQ का पढ़ा था NCV dt, है ना, NCV dt फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो n एक मॉलिक्यूल के लिए चल रहे हैं तो n का मान 1 हो जाएगा, तो मिलेगा dQ बराबर CV dt, इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड का अगर कंपैरिजन कराएं तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर सेकेंड और थर्ड का हम लोग कंपैरिजन कराएं तो क्या मिलेगा, देखो तो dQ और dQ दोनों सेम है, तो हमें मिलेगा क्या, du बराबर CV dt मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से सीधा CV का मान निकालना है। अगर यहाँ से आप CV का मान निकालते हो तो क्या मिलेगा, ये इधर आके भाग करेगा तो मिलेगा du बाई dt, CV बराबर du बाई dt। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अलग फॉर्मूला में कहता है, और इस C को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो CV बराबर मिला du बटे dt, ठीक है। और एक चीज, जब हम बीएससी आप लोग बीएससी कर रहे हो, आप लोग IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए एक चीज होता है कि जब आप ऐसा कुछ लिखिए जो डी के साथ लिखा जाता है, तो डी के साथ लिखने के बाद अगर आप कांस्टेंट टर्म के साथ लेके चल रहे हो,
हम लोग देखो तो ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ चल रहे हैं। जब किसी कांस्टेंट टर्म के साथ चल रहे हो, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो उस कांस्टेंट टर्म को जब लिखा जाता है तो डेवा लेके चलते हैं। ये हम लोग डी आया था, तो जब इसको और डिराइव करते हैं तो हमको मिलता है डेवा, मतलब डी की जगह पे मिलता है डेवा। इस चीज को कहते हैं हम लोग डेवा, मतलब उल्टा छेद। तो डेवा यू बाई डेवा टी, और किस पे चल रहे थे, किस कांस्टेंट टर्म पे चल रहे हैं, तो ये वैल्यू पे चल रहा है, तो यहाँ पे वी, मतलब सी भी बराबर डेवा यू बटे डेवा टी और वी, मतलब कांस्टेंट टर्म वी। तो कहने का मतलब कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और कांस्टेंट टर्म को लेके किसी कांस्टेंट टर्म पे कर रहे हो, तो उस कांस्टेंट टर्म को अगर साथ में लिखा जाए तो उसके साथ डेवा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो जब कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखा गया था, v को साथ में नहीं लिखा गया था, तो सीधा सीधा डी लिखा गया था। जब कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ता है कि v लगा के चले, तो जब v लगा के चलती है तो कोई अलग सा फॉर्मूला मिलता है, तो इसे कहते हैं डेवा। तो डी की जगह पे लगाते हैं डेवा, तो सी भी मिलेगा डेवा यू बटे डेवा टी, और कांस्टेंट टर्म v, मतलब v भी तो चल रहा था ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये दो प्रोसेस थे आज की इस वीडियो के लिए। और अगली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आइसोबेरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।